साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने लक्ष्य जेआरएफ की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे 4 महीने पहले ही मान के चलिए अक्टूबर के आसपास मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया था। और उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में 80 वीडियोज़ से ज़्यादा अवेलेबल है, जो कि आपके एग्ज़ाम में कितने फ़ायदेमंद होंगे वो आपको खुद ही दिख रहा है। जो भी बच्चे देर से जॉइन किए हैं या पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को एनहांस करने में, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अच्छा हुआ है, मतलब अच्छा सिद्ध हुआ है, ठीक है? उसी के क्रम में जैसा कि मेरे को बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं कि सर आप मॉलिक्यूलर पढ़ा दीजिए या कोई और टॉपिक पढ़ा दीजिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जैसा कि आपका 23 अप्रैल को शेड्यूल है, मान के चलिए कि इसी के आस-पास आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? हालाँकि देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी-सी दो दुविधा हो सकती है, क्योंकि 23 अप्रैल को फेस्टिवल जो कि आप जानते हैं ईद पड़ सकता है, तो मे बी एग्ज़ाम 1-2 दिन पोस्टपोन हो। बट जो भी हो, होता है, नहीं होता है, वो बात का विषय है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो इसी के आस-पास होने वाला है, क्योंकि उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। और हमारे पास आज जिस डेट पे हम मौजूद हैं या खड़े हुए हैं, वो डेट जो है वो आपकी 13 अप्रैल है। तो यहाँ पे अब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं बचा है। और मेरा भी सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है ना कि जो आपका रिवीज़न बहुत माँगती है, तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ किए रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप वहाँ पे क्वेश्चंस को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। तो पहली चीज़, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, वीडियोज़ को देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बार-बार देखिए और ख़ास तौर से अगर हो सके तो वीडियोज़ को इतना देख डालिए कि आपको ये पता चल जाए कि अगले सेंटेंस में मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो थोड़ी-सी आपको भी यहाँ पे परिश्रम करने की आवश्यकता है। और अभी जो ये 13 अप्रैल से 23 अप्रैल मान के चलिए, जो ये 10 दिन का सफ़र है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नई चीज़ पढ़ाने में बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको केवल ये चीज़, क्योंकि अब ये समय ऐसा आ गया है कि जैसे कहते हैं ना कि आप युद्ध में लड़ने जाने वाले हैं, तो अपने लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना होता है? आपको अपने तलवार पे धार लगानी होती है। यही तो करना होता है, अगर आप युद्ध वगैरह देखते होंगे तो तलवार पे धार लगाने का समय आ गया है। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, तो यहाँ पे मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूँगा कि जिससे आपकी शार्पनेस इंक्रीज़ हो, ठीक है? तो यहाँ के लिए जो मुझे क जो समझ में आया, मैंने बहुत मतलब इसके रिगार्डिंग काफ़ी दिमाग में चलता रहा कि ऐसे क्या चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो उसमें मुझे समझ में आया, और मान के चलिए कि आपका बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। उसमें मैंने ये पकड़ा कि मैं आपको कुछ बेसिक्स रिवाइज़ कराऊँगा, मतलब कुछ ऐसे चार्ट्स जो एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे आते हैं, या कहीं-कहीं पर क्या होता है ना कि कभी-कभी बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल रटने वाली होती है, ठीक है? या आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि आप बड़ी चीज़ों को पढ़ने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि आप छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें जब एग्ज़ाम में उसी बच्चे का क्वालीफाई होता है जो छोटी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ता है और बड़ी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ता है। तो किसी एक को तवज्जो नहीं देना है, दोनों को इक्वल इज़्ज़त देनी है। तो मुझे पता है कि अभी आप बिज़ी होंगे, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, हाई-फाई चीज़ें पढ़ रहे होंगे, क्योंकि दिमाग लगा होगा कि भाई डीबीटी का एग्ज़ाम है, सीएसआईआर का एग्ज़ाम है, तो हम ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि आप बड़े-बड़े धुरंधर बन जाते हैं, जेनेटिक्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बिज़ी हो जाते हैं, या आपने जेनेटिक्स पढ़ डाला, इकोलॉजी पढ़ डाला, इवोल्यूशन पढ़ डाला, लेकिन आप उस दौरान आपने इन सब चीज़ों को तो अपना एनहांस कर लिया, लेकिन आपकी गलती कहाँ हो गई, आप अपने बेसिक बायोलॉजी को भूल गए, जहाँ से आप बहुत ही आसान मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, या कहीं-कहीं पर कोई चार्ट बना है लेलिंजर में या लॉडिश में, जहाँ पे कोई एक की पॉइंट्स बताया गया है, तो उन चीज़ों को क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। तो ये जो श्रृंखला होने वाली है, इसमें जो भी मैं 2, 4, 5 वीडियोज़ आपको बताऊँगा, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले मान के चलिए, तो उसमें मैं उन सब चीज़ों को समेटने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आपको मतलब याद आ जाए कि हाँ भाई, ये चीज़ें भी मुझे पढ़नी है। पर्टिकुलर उस वीडियो को देखकर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए, और कह सकते हैं कि मतलब वो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो कि आपसे वो चीज़ें ना छूटे। क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि आप सीरियस, जो बच्चे सीरियस हैं, वो बहुत अच्छे से सीरियस हो गए होंगे और हाई-फाई चीज़ें को पढ़ने में ज़्यादा बिज़ी हो गए होंगे। और पढ़ना भी चाहिए, बट चूँकि मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा इक्विलिब्रियम जो होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए। तो आपको बड़ी चीज़ें भी आपको याद रखनी है और छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है? तो इसी तर्ज पे हम काम करने वाले हैं, यानी कि हम तलवार पे धार लगाने वाले हैं, ठीक है?
तो अब इस श्रृंखला में आप देखते जाइए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाया है जिसको मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बायोमॉलिक्यूल्स पर आया हूँ, वहाँ के कुछ मैंने चार्ट्स, कुछ की पॉइंट्स को मैं आपसे साझा करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाऊँगा, मेरा जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि आपको चीज़ों को रटा दी जाए, ठीक है? अब आप भी मत कहिएगा कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अब वो समय नहीं रह गया, मैं एक आपको जनरल एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहता हूँ कि अब ये समय नहीं रह गया है कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछिए कि सर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ही क्यों है, या ओ ऑक्सीजन का सिंबल ओ ही क्यों है? समझ रहे हैं भाई? तो अब यहाँ से जो कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि जो हैं तो हैं, ठीक है? अब आपको इस चीज़ को मान के आगे बढ़ना होगा, जो भी आपको शोध करना होगा या जो भी आपको काउंटर क्वेश्चंस करने होंगे, वो आप मेरे से 10 दिन बाद, मतलब एग्ज़ाम के बाद कर लीजिएगा, या फिर अगर आपका जब जेआरएफ क्वालीफाई हो जाएगा तो आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है उस पे आपका रिसर्च करने का। बट अभी आपको क्या करना है, साम, दाम, दंड, भेद, जो भी तकनीक आप लगा सकें, मतलब ये एक कहावत होती है, ठीक है? साम, दाम, दंड, भेद, जहाँ से भी मैं आपका क्वेश्चन सही करा सकूँ, ठीक है? अब चाहे मैं वो आपको ट्रिक से रटाऊँ, चाहे मैं आपको बहुत ही, मतलब कह सकते हैं ना कि आपको सुनने में लगे कि अरे पता नहीं क्या-क्या बता रहे हैं। चाहे मैं कुछ भी करके मैं आपको रटाऊँ, आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब वो वाला प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से अब मैं वापस से अपने कोर्स पे चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप मोनोसैकेराइड्स जब आप पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपके मोनोसैकेराइड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उनके क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में किए गए हैं। एक तो उनके नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स के आधार पे कर दिया गया। तो इसमें बहुत ही कॉमन है, जैसे आपने आयुपैक नेम वगैरह जब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो 3 के लिए हम ट्राई करते हैं। और चूंकि यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल होता है, ट्रायोज होता है, टेट्रोज होता है, पेंटोज है, हेक्सोज है, यानी कि जितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो ट्रायोज हो गया, 4 कार्बन है टेट्रोज हो गया, पेंटोज, हेक्सोज ये हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें 3 कार्बन वाले को हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। और जो आपका कीटोज होता है वो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एरिथ्रोज जो होता है, ये आपका 4 कार्बन है, राइबोज आपका 5 कार्बन है। और जब आप कीटोज के फॉर्म में जाएंगे तो यही आपका राइबोलोज बन जाता है और इथ्रोलोज बन जाता है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जो आपको याद रखना है, वो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बनता है। तो ग्लूकोज जो है ये आपका एल्डोज शुगर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रक्टोज जो होता है ये आपका कह सकते हैं कीटोज होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना चाहें, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोज, जाइलोज, ठीक है? तो ये 5 कार्बन हुई, तो यहाँ पे जाइलोज हो गया, टेट्रोज में एरिथ्रोज का एग्जाम्पल आएगा। इसी तरीके से अगर आप पेंटोज की बात करते हैं तो राइबोज होगा, हेक्सोज में आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज आता है, ठीक है? और फ्रक्टोज भी आता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं, ये अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये आपके क्या होते हैं? एपीमर होते हैं, ठीक है? तो ये अभी मैं आपको इसको रटाया भी हूँ, बाकी अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझेंगे। तो ये पहली पार्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ और होता है, जो हम शुगर्स के लिए जानते हैं, वो क्या होता है कि जो आपके सारे मोनोसैकेराइड होते हैं एक्सेप्ट डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन को छोड़कर, उनके पास एक या एक से अधिक एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि किसके पास कायरल कार्बन नहीं है या कौन सा एसिमेट्रिकल नहीं है, तो वो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है, ठीक है? यानी कि कायरल हम किसको कहते हैं, अगर पूछ लिया, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी देखे हैं कि कार्बन एटम जो होंगे वो 4 डिफरेंट ग्रुप से लगे होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर कहते हैं। ए मॉलिक्यूल विद एन कायरल सेंटर हैव 2 की पावर एन स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो इसी वजह से ग्लिसराइड जो होता है उसमें केवल एक कायरल सेंटर होता है। तो इसका जो आप कह सकते हैं कि इसके केवल तो फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो एक आइसो कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आपको कायरल सेंटर देखने को मिलते हैं, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन डराइव करके दे दिया कि मान लीजिए कि किसी शुगर में जो है वो 5 कायरल कार्बन है, तो बताइए कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेंगे? तो छोड़ के नहीं आना है। इसमें क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n होता है, यानी कि हम 2 की पावर 5 कर लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर बना के देगा तो भी हम करेंगे, ठीक है? तो ये जो आपका पर्टिकुलर चीज है, इसको आपको करना होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कायरल कार्बन्स वगैरह काउंट करने होंगे, तो वो सारी चीजों को भी आप आसानी के साथ यहाँ पे कर ले जाएंगे, ठीक है?
इसके बाद एक फिनोमिना और होता है जिसको हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। इन विच वन रिंग फॉर्म ओपन ब्रीफली इन द लीनियर फॉर्म द क्लोजर अगेन टू प्रोड्यूस बीटा एनोमर। तो कहने का मतलब है कि आपके ग्लूकोज जो होते हैं इसके आपके अगर फर्स्ट कार्बन पे एनामेरिक पोजीशन, यानी कि अगर आप सिंपल सा समझना चाहें तो एनामर्स वो होते हैं, ठीक है, एनामर्स जो होते हैं वो होते हैं जो फर्स्ट कार्बन पोजीशन नंबर पे अगर आपको कोई वेरिएशन देखने को मिले, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एनामेरिक कार्बन है और यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, और यहाँ पे आपके आके जो होते हैं मतलब इस तरीके से जब आप काउंट करेंगे तो 6 कार्बन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखते हैं तो अगर आप ये साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो एनामेरिक कार्बन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ पे ये OH यहाँ पर है और यही जब जस्ट उल्टा हो गया है, इस पोजीशन पे आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म बोलते हैं, इसको हम अल्फा फॉर्म बोलते हैं। तो ऐसा जब पोजीशन होता है, जब कार्बन नंबर फर्स्ट पे वेरिएशन आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एनामर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर आप इसका काउंट भी करते हैं तो यही तो कहानी आपका बनेगा ना। एक कार्बन यहाँ होगा, दो कार्बन यहाँ होगा, तीन कार्बन यहाँ होगा, चार कार्बन यहाँ होगा, पांच कार्बन यहाँ होगा और 6 कार्बन आपका यहाँ पर है। तो वही चीज तो बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप काउंट करते हैं तो आपको 6 कार्बन मिल जाता है। तो म्यूटा रोटेशन आपको पता चल गया, एनामर्स पता चल गया। इसी तरीके से आपका एक जो होता है ये आपका आइसोमर्स होता है, जिसमें क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है एट वन कार्बन एटम आर नोन एज ए एपीमर। बेसिकली ये कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ के बाकी जगह डिफरेंस जब आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? एपीमर बोलते हैं। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो CSIR हो, DBT हो, सब जगह पूछा गया है। ग्लूकोज और मैनोज जो होते हैं वो आइसोमर्फ होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी मैनोज और अल्फा डी गैलेक्टोज। याद करने का तरीका साम दाम दंड भेद जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या करना है? मैनोज की स्पेलिंग में N डबल बार आया है, 2 बार N आया है, तो इसको 2 लिख दीजिएगा। तो यानी कि 2 नंबर के पोजीशन पे कार्बन नंबर 2 पर जब प्रॉब्लम आती है या जब वहां पे जब वेरिएशन आता है तो वो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो आपका मैनोज होता है। तो यानी कि सेकंड नंबर का जो एपीमर है वो आपका क्या है? मैनोज है। और गैलेक्टोज का तो आप उसी हिसाब से लगा लीजिएगा, चौथे नंबर का एपीमर होता है। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे एपीमर पूछा जाएगा तो आंसर दे लेंगे, बिल्कुल दे लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते जाइए, धैर्य के साथ बने रहिएगा। बहुत ही गूढ़ गूढ़ बातें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। इसी तरीके से जब आप फॉर्मेशन ऑफ द माल्टोज, एक आपका शुगर होता है जो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, और जैसा कि मैंने आपको बता रखा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस भी डिराइव हुआ। मैंने मतलब ये बताते बताते मैं ऑलरेडी मतलब हर जगह पे मैंने ये चिल्लाया है कि जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दोनों ही जो प्रोसेस होती है, और ये मान के चलिए पता नहीं क्यों मेरा ऐसा दिल कहता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका जरूर ही बनेगा। अगर मुझे पेपर बनाने को दे दिया जाए तो मैं तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली डालूंगा कि जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, दोनों के फॉर्मेशन में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, यानी कि वाटर का रिमूव होता है। तो देख सकते हैं ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब इसमें बॉन्डिंग हुआ तो ये आपका वाटर जो होता है कंडेंसेशन हुआ और वाटर जो है यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका लिंकेज बनता है ये आपका अल्फा 1,4 लिंकेज बनता है। ठीक है, ये लिंकेज भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चार्ट में मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है और ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से लैक्टोज जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं। ये सब भी कॉमन नेम भी याद रखिएगा भाई। ठीक है, लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं। इसके बाद जो आपका लैक्टोज होता है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपका बीटा 1,4 लिंकेज बनता है। बाकी ये लिंकेज बनाने वाली एक अलग कहानी है, उसको कभी डिटेल में बाद में समझेंगे। बस इतना याद रखिएगा, लैक्टोज जो होता है यहाँ पे जब आप देखेंगे तो गैलेक्टोस और ग्लूकोज, ये दो का जब मिलते हैं तब बनते हैं। तो यानी कि जो आपका गैलेक्टोज होता है, ये मैं लिख देता हूँ, गैलेक्टोज जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है और ग्लूकोज जो है वो आपका अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन होता है, जो आपका बॉन्डिंग बनती है, वो आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो कि आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका मैं लिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और इसके बाद ये मैंने एक चार्ट आपका लगा दिया है कि कुछ आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इस तरीके के भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं जो आपके एक ही प्रकार के यूनिट से बने होते हैं। तो उसमें आपका स्टार्च होता है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो इसका मोनोसैकेराइड होता है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द प्लांट, ये तो आपको पता ही है, स्टार्च जो होता है वो प्लांट में एनर्जी का रिजर्वायर होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका बैक्टीरिया और एनिमल्स के केस में होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ जो आपको केवल और केवल याद रखना है, ठीक है। तो चलिए खैर अभी मैं आगे इसको बता देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे फिर चीजें ओवरलैप्स कर जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्च समझ लिया, ग्लाइकोजन समझ लिया। ग्लाइकोजन भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज का है, लेकिन जो आपका सेलुलोज होता है ये आपका बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, याद रखिएगा। अप टू 15,000 यूनिट्स यहाँ पे मिलती हैं। और सेल वॉल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो क्या करती है, स्ट्रक्चरल रोल एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। ये तो कॉमन सी बात है। इसके बाद आपका एक काइटिन होता है जिसका मोनोसेक्राइड जो होता है वो एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लंबे में ये जुड़े होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोवाइड रिजिडिटी टू एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट। और एक चीज और याद रखिएगा, जब आप कभी भी आप जूलॉजी जब आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है वो आपके आर्थ्रोपोडा के होते हैं। ये मैंने आपको आईसीएमआर के टाइम पे रटाया था। और आर्थ्रोपोडा में भी अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको इंसेक्टा फैमिली में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब चूंकि ये इंसेक्ट इतने ज्यादा फैले क्यों हैं, आप तो देखते हैं ना कि मक्खी मच्छर ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आखिर क्या ऐसा चीज है कि जो ये इतने ज्यादा इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद भी ये सबसे ज्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसके पीछे जो इनका सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सक्सेसफुल जो इनका एग्जिस्टेंस है उसके पीछे का जो कारण है, वो आपका कारण जो है वो आपका काइटिन है। काइटिन की जो इनकी एक्सोस्केलेटन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लिंकेज भी यहाँ पे वही बीटा 1,4 वाला होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा आपका इनुलिन जो होता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द प्लांट में कभी कभी यूज किया जाता है। और ये आपका आईसीएमआर 2022 का क्वेश्चन भी है, तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पे पूछा गया था कि किस प्लांट के किस में होता है, तो ये बेसिकली आपके डहेलिया में होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अलावा इनुलिन के बारे में एक बात और समेटते जाइए, ये जो होता है ये आपका किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका जीएफआर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके अलावा पेक्टिन जो होता है ये आपका अल्फा डी गैलेक्टो यूरोनिक एसिड का पॉलीमर होता है, ये आपका स्ट्रक्चरल रोल में प्ले करता है, होल्ड सेलुलोजिक फाइबर्स टुगेदर इन द प्लांट सेल वॉल्स वगैरह में पाए जाते हैं। इसी तरीके से आपका डेक्सट्रन होता है जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज का होता है, स्ट्रक्चर रोल इन द एडहेसिव इन द बैक्टीरिया वगैरह में होता है। और जाइलन जो होता है ये आपका बीटा डी जाइलोज का होता है, जो स्टोरेज एंड सपोर्टिंग रोल इन द प्लांट में करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एटलीस्ट याद रखने हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एटलीस्ट जो आपको नहीं भूलना है वो आपको स्टार्च नहीं भूलना है, ग्लाइकोजन नहीं भूलना है, सेलुलोज नहीं भूलना है, काइटिन नहीं भूलना है, इनुलिन नहीं भूलना है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, स्टार्च जो होता है ये आपका ब्लू कलर देता है, याद रखिएगा ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, यानी कि ये आयोडीन टेस्ट जब करते हैं तो स्टार्च जो होता है वो ब्लू कलर देता है, और ग्लाइकोजन जो होता है ये आपका रेड कलर देता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए, तो इसको याद रखिएगा। ये कहानी हो गई। इसके बाद जितने भी आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, यानी कि ऑल पॉलीसेक्राइड, लाइक जितने भी आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कभी नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नाम आएगा, जो कि मैंने आईसीएमआर से, जब मैंने सॉरी आईसीएमआर कह लीजिए, उसके अलावा डीबीटी के भी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मैंने आपको बार बार हटाया है कि कुछ पर्टिकुलर शुगर जो होते हैं वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। उसमें जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो आपका सुक्रोज है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि सुक्रोज जो है वो दुनिया जानती है, लेकिन जो दूसरा सबसे कठिन एग्जाम्पल है, हो सकता है कि आपको फंसा दे, वो आपका क्या होता है, ट्री हेलोज होता है। ट्री हेलोज जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्री हेलोज हो गया।
इसके अलावा यहाँ पे जो लिंकेज होता है ये अल्फा 1 1 का लिंकेज होता है, मिल जाएगा गूगल पे, एक बार सर्च कर लेना, पढ़ लेना ट्री हेलोस, ठीक है। और तीसरा जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे हो सकता है फंसा दे, कोई नहीं जानता हो, वो जो तीसरा आपका रिड्यूसिंग शुगर है वो आपका रैफिनोज है, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे। रैफिनोज जो होता है ये भी आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तीन मैंने आपको बताए हैं जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। सुक्रोज तो दुनिया जानती है, ट्री हेलोस आपको याद रखना है, इंसेक्ट्स में होता है, और रैफिनोज आपको याद रखना है। और इसके अलावा जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो सेलुलोज हो, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, ये सब आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। हालांकि इनकी भी अपनी स्टोरी होती है कि चूंकि रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो एक आपका पर्टिकुलर रिएजेंट होता है, शायद मैंने लगाया होगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नहीं लगाया है, सुन लीजिए। तो कोई इसमें बहुत ही हाई फाई चीज नहीं है। होता क्या है कि आपका एक रिएजेंट होता है जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, या आपका एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन। तो जो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, जो नहीं करता है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम स्टार्च की कहानी में जाते हैं, तो स्टार्च जो होता है वो आपका एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है, याद रखिएगा। एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन है। तो एमाइलोज जो होता है ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जब भी कभी आप प्रोटीन पढ़ते थे ना, कि आपका एन टर्मिनल होता था और सी टर्मिनल होता था, उसी तरीके से जब आप प्लांट के कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं, तो एक तरफ आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है और एक तरफ आपका रिड्यूसिंग एंड होता है। बाकी इस तरीके से ये आपके जुड़ते जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका एमाइलोज होता है, यहाँ पे अल्फा 1 4 लिंकेज होता है। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है, जब इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये थोड़ा सा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये जो होता है ये आपका अल्फा 1 4 भी लिंकेज होता है और अल्फा 1 6 लिंकेज भी पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो अमाइलोपेक्टिन होता है, ये जो होता है ये थोड़ा बहुत आपका कह सकते हैं कि आपका ग्लाइकोजन से सिमिलैरिटी शो करता है, ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ग्लाइकोजन से सिमिलैरिटी शो करता है, इसको याद रखिएगा, अल्फा 1 6 लिंकेज हो गया। इसके अलावा सेलुलोज जो होता है, यहाँ पर भी आपके बहुत सारे लिंकेज होते जाएंगे, लेकिन ये जो लिंकेज होता है ये बीटा कन्फर्मेशन में होता है। तो बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है ये आपका सेलुलोज में होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि अगार के बारे में है, ये भी आपका एक, जब आप पॉलीसेकेराइड्स पढ़ते हैं तो वहां पे आता है, तो मैंने भी इसको लगा दिया है। हो सकता है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ ले जाए, क्योंकि आप जब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वहां पर भी इन सब चीजों का जिक्र आता है। तो इसको समझ लीजिए, अगार जो होता है ये आपका जिलेटेनियस हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अभी तक हमने होमोपॉलीसेकेराइड समझा, ये आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है इन द सेल वॉल ऑफ द मरीन रेड एल्गी से हम इसको आइसोलेट करते हैं, जो कि स्पीसीज है जिलीडियम ग्रासिलिरिया एंड गिगार्निटिया। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फेटेड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीबीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन पीवाईक्यूज में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये आपका सल्फेटेड हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, जो कि डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पे ईथर लिंकेज पाया जाता है बिटवीन C3 एंड C6 कार्बन में। अगारोज जो होता है वो अगार का कंपोनेंट होता है, विथ वेरी फ्यू चार्ज ग्रुप्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है। इफ अगार एंड अगारोज आर डिसॉल्व इन द हॉट वाटर, दे फॉर्म सोल्यूशन विच अपॉन कूलिंग सेट टू अ जेल के फॉर्म में आ जाते हैं। और इसी को हम एगारोस जेल में यूज करते हैं एज अ इनर्ट सपोर्ट फॉर द इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो एगार इज यूज्ड टू फॉर्म ए सरफेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो करते थे, वहां पे जो अगार है वो क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। किससे आइसोलेट करते हो, जिलेडियम ग्रासिलिरिया से करते हो, रेड एल्गी से करते हो, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लाइसोजाइम, इसका आपने, मैंने तो एक लेक्चर भी बना दिया है, अवेलेबल है, जब मैंने इसके रिगार्डिंग पेनिसिलिन वगैरह का जब जिक्र किया था तो वहां पे इसके बारे में बताया है। ये आपका जो एंजाइम होता है प्रेजेंट होता है ह्यूमन के टीयर्स में पाया जाता है, जो कि किल करता है बैक्टीरिया को बाय हाइड्रोलिसिंग द बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन में भी जो आपकी लिंकेज होती है वो बीटा 1 4 होती है। लाइसोजाइम जो होता है, जो कि आपके टीयर्स वगैरह में पाया जाता है, जो उसके लिंकेज को क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब इसी तरीके से मैं काइटिन के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपका लीनियर पॉलीसेकेराइड है, बीटा 1 4 लिंकेज होता है, एनेस्टिल डी ग्लूकोसामाइन आपको याद रखना है। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है आपका एक्सोस्केलेटन ऑफ द इनवर्टिब्रेट, जो कि आपके इंसेक्ट स्पाइडर्स वगैरह में होते हैं।
और कुछ फंगस के भी सेल वॉल में पाए जाते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंगस की जो सेल वॉल होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। काइटिन एंड सेलुलोज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दैट ओएच ग्रुप एट सेकंड कार्बन पोजीशन ऑफ सेलुलोज इज रिप्लेस्ड बाय एन एसिटोमाइड ग्रुप इन द काइटिन। तो ये आपका डिफरेंस होता है, मोर और लेस दोनों में लिंकेज वही होता है, बस केवल ये डिफरेंस होता है कि उनके ओएच के पोजीशन वगैरह में आपका दिक्कत देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एन एसिटिल साइड चेन मेक काइटिन टफ एंड इनसॉल्युबल पॉलीमर। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अंदर घुस के पूछेगा कि ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जो काइटिन को इतना ज्यादा एक्सटेंसिव बना के रखा है, तो हम क्या आंसर करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और मैंने वैसे भी बता रखा है कि जब कोई भी अनयूजुअल चीजें होती हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको 90% हाइड्रोजन बॉन्ड मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी के आगे बढ़ते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन को अगर हम पढ़ना चाहें, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होती है आपके रिजिड कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल की होती है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, जहां पे आपको अल्टरनेटिव बीटा 1,4 लिंकेज देखने को मिलता है। नाग और नाम की लेयर होती है, याद रखिएगा, एनेस्टिल ग्लूकोसामाइन, एनेस्टिल म्यूरामिक एसिड होता है। द लीनियर पॉलीसेकेराइड चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड होती है बाय सॉल्ट पेप्टाइड अटैच्ड टू द एनेस्टिल म्यूरामिक एसिड। क्रॉस लिंकिंग बाय पेप्टाइड वेल्स द पॉलीसेकेराइड चेन इनटू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शीट्स दैट इन्वेलप द इंटायर सेल एंड प्रिवेंट ऑस्मोटिक रप्चर ऑफ द सेल से बचाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, मान के चलिए डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इन चीजों को जरूर देख कर जाइएगा और बार बार सुन लीजिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। ठीक है, अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, सेलुलोज जो है ये आपका पॉलीसेकेराइड है, मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। लिंकेज कैसा होगा? बीटा 1,4 लिंकेज होगा। इसी तरीके से आपका जो काइटिन है ये भी आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करेगा। एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन होता है, यहाँ पे आपका जो रिपीटिंग यूनिट होती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। इसके बाद अगर आपसे पूछता है जो काइटिन है, ये आपका कंपोनेंट दिखाया गया है जो कि आपके सेल वॉल है, जो कि आपका सेलुलोज जो है वो आपका प्लांट का है, और काइटिन जो होता है वो आप कह सकते हैं फंगस की सेल वॉल में पाई जाती है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद थोड़ा सा चीज मैंने और लगा दिया है, जैसे आप ग्लूकोज को देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्योंकि आपके दो तरीके के यहाँ पे जब आप कोई भी सैकराइड्स पढ़ते हैं, तो या कोई भी मॉलिक्यूल होता है, या तो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो आपका लीवो रोटेटरी होता है। तो जो आपका ग्लूकोज होता है ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसी वजह से इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं या ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। तो इसके कॉमन नेम है, याद रखिएगा। ग्लूकोज जो होता है नेचर इन द फ्री इन द कंबाइंड फॉर्म में होता है, स्वीट फ्रूट एंड हनी वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइप ग्रेप्स में कम से कम 20% जो होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम छोटा सा जानना चाहें तो आप सुक्रोज से बना सकते हैं, जो कि सुक्रोज को दूसरा नाम केन शुगर है। मैंने इसीलिए ये चीजों को लगाया है क्योंकि आप याद रखिए, ऐसे पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केन शुगर, तो जो केन शुगर होती है शुगर केन सुक्रोज होता है। ठीक है, व्हेन सुक्रोज इज ए बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl के साथ अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो ये आपका इक्विमोलर जो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से आप ग्लूकोज फ्रक्टोज बना सकते हैं, और या आप स्टार्च को भी करके आप बना सकते हैं ग्लूकोज वगैरह को। इसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, सुक्रोज जो होता है वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है, बट जब ये हाइड्रोलिसिस होता है तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ आपको डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का देखने को मिलता है, जो कि आपका लीवो रोटेटरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज तो है आपका डेक्स्ट्रो, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में देखने को मिलता है। ठीक है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर चेंजेस द साइन ऑफ द रोटेशन। डेक्स्ट्रो जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लिवो निगेटिव होता है, एंड द प्रोडक्ट जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये कंपोनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चीज है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ बुलेट फॉर्म में अगर आप जानना चाहें, तो सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो हो गया, इनवर्ट शुगर आपका लीवो हो गया। इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है उसको हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है। इनवर्ट शुगर जो होता है वो स्वीटर देन सुक्रोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्रक्टोज। तो जो कि फ्रक्टोज की जो आपकी स्वीटनेस होती है, जो भी आप इस चार्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से इनवर्ट शुगर जो होगा वो आपका ज्यादा स्वीट होगा। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल इन द सुक्रोज एग्जिस्ट इन द फ्यूरानेज फॉर्म में होते हैं, बट जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तब ये पायरानोज फॉर्म में आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा द कैटल एंड अदर रूमिनेंट्स हैव एंजाइम, जिनके पास सेलुलेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज करते हैं सेलुलोज को ग्लूकोज में। हेंस दीज एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बट ह्यूमन बींग्स नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलेज एंजाइम। तो कहने का मतलब ये है भैया
कि जिनके पास जैसे आप कैटल होते हैं, उनके पास क्या होता है कि पत्ती वगैरह खाती हैं, तो उनके पास सेलुलोज़ के डाइजेशन के एंजाइम सेलुलोज़ होता है, लेकिन हमारे पास नहीं होता है। इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ह्यूमन सेलुलोज़ का डाइजेशन कर सकता है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक आपका केमिकल होता है जिसको हम गन कॉटन बोलते हैं, ये आपका सेलुलोज़ ट्राइनाइट्रेट होता है, जो कि आपका पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम स्वीटनेस के ऑर्डर पर जाते हैं, तो जो आपका केन शुगर होता है, इसकी डिग्री ऑफ द स्वीटनेस जो है वो 100 है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रक्टोज़ का देखने को मिलेगा, जो आपका 175 है। ठीक है? इन्वर्ट शुगर आपका आता है, फिर 130 आता है। इसके अलावा ग्लूकोज़ 74 है, ग्लूकोज़ ज़्यादा स्वीट है, गैलेक्टोज़ उससे कम है, लैक्टोज़ जो है वो उससे कम है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका मीठा होता है, वो आपका फ्रक्टोज़ होता है। ठीक है? फिर आपका अगर मैं इसको इन डिक्रीज़िंग ऑर्डर में सजा दूँ, तो सबसे ज़्यादा आपका फ्रक्टोज़ होगा, फिर आपका इन्वर्ट शुगर होगा, ठीक है? और उसके बाद जो नंबर आता है, वो आपका किसका नंबर आता है? सुक्रोज़ का नंबर आता है, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ों को समझना चाहें, हाँ, तो यहाँ तक बात हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, जैसे कि स्वीट देन सुक्रोज़। इसमें आपका सैकरीन आता है, जो कि आपका ओ-सल्फोबेंजोइक इमाइड मॉलिक्यूल है, ये 500 गुना ज़्यादा स्वीट है, ठीक है? इसी तरीके से आपका मोनेलिन होता है, जो कि आपका एक प्रोटीन है, याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपका सुक्रोज़ से ज़्यादा स्वीट है। इसी तरीके से आपका एक अस्पार्टेम है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसका बना होता है, ठीक है? ये भी आपका पेप्टाइड होता है, जो कि 160 गुना ज़्यादा स्वीटर है केन शुगर से। तो सबसे ज़्यादा स्वीट जो है वो आपका मोनेलिन है, उसके बाद आपका एस्पार्टेम आता है। एस्पार्टेम जो होता है ये आपका किससे बना होता है? ये आपका एस्पार्ट से तो आप निकाल लीजिए, एस्पार्टिक एसिड होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फेनाइलएलानिन, ठीक है? ठीक है, फेनाइलएलानिन से ये बना होता है, ये आपका डाइपेप्टाइड होता है, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा एमाइलोज जो होते हैं वो आपके ब्लू कलर देते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो आपके ब्राउन कलर देते हैं आयोडीन के साथ, जो मैंने वही रेड और ब्राउन बताया। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो मैं कुछ चीज़ें आपको, अगर मैं बायो इसी के संदर्भ में जो एक चीज़ रह गई है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ रटाने के पर्पज़ से। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कि मैं आपको रटाने के लिए बता रहा हूँ, और वो चीज़ ये है कि जो आपका स्टार्च होता है, अगर मैं सबसे पहली बात, अगर मैं शुगर की अगर मैं बात करूँ, तो जो शुगर जो होता है, वो आपका ग्लूकोज़, ये 3 चीज़ें होती हैं। ग्लूकोज़ होता है, सुक्रोज़ होता है, और स्टार्च होता है। इसी 3 लाइन में आपके 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो कभी भी ग्लूकोज़ के फॉर्म में जो प्लांट में फूड बनता है, सुक्रोज़ के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट जब करना होगा तो सुक्रोज़ के फॉर्म में होगा। स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, वो स्टोर होता है, और ग्लूकोज़ के फॉर्म में वो बनता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, एग्जाम में पूछेगा कि किस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, वो स्टोर होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हमने ये समझ लिया, ठीक है? कोई समस्या नहीं आई। इसी तरीके से एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको रटा देता हूँ, हो सकता है बैठ गया एग्जाम में तो मजा आ जाएगा। और वो चीज क्या है कि सुक्रोज है, और एक आपका स्टार्च है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं जब आप बायोसिंथेटिक पाथवेज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए कि सबसे पहली बात तो इसका लोकेशन आपसे पूछते हैं, इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है। तो स्टार्च को जब आप गौर करेंगे ना, तो ये अपने आप से ही बोल रहा है, स्पेलिंग में जब आप जाएँगे तो सीएच लास्ट में होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, इसका जो सिंथेसिस होता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है? याद रहेगा, सीएच निकाल लेना स्टार्च का, क्लोरोप्लास्ट लिख देना। इसी तरीके से सुक्रोज जो होता है, तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट में हो गया तो ये तो क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस नहीं होगा, तो ये जो होता है ये आपका साइटोसॉल में होता है। 1 पॉइंट, ठीक है? जो लर्न करने वाली चीज़ है, इसमें कोई मतलब दुनियादारी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, जब ये बनते हैं तो इनका एक अपना-अपना प्रिकर्सर होता है। तो सुक्रोज खुद कह रहा है कि एस के बाद यू है, तो इसको जोड़ लीजिएगा, यूडीपी ग्लूकोज, ये आपका प्रिकर्सर होता है सुक्रोज के लिए। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो हमेशा यूडीपी के फॉर्म में रहेगा, और जो स्टार्च होता है उसका जो रहता है वो आपका एडीपी के फॉर्म में रहता है। तो यानी कि इसका जस्ट अपोजिट कह लीजिएगा, और या तो फिर ए से इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपका एडीपी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है? बाकी इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से भी, जब बायोसिंथेटिक वाला कवर करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ एक दो बात, चार बातें और भी एडिशनल बता दी हैं, ठीक है?
तो अभी बहुत लंबा ना करते हुए इसको शॉर्ट में मैं अभी यहीं तक रहने देता हूँ, बाकी फिर हम पेप्टाइड्स को भी समझेंगे, ठीक है? बाकी और जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया है, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप लर्न करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ और कोई चीज़ जो आपको बताने वाली थी इससे रिलेटेड, ठीक है? तो ख़ैर इससे रिलेटेड तो अभी नहीं है, बाकी कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर रखी हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे, ठीक है? तो ये आशा है कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, बाकी आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेंशन करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी